हे फ्रेंड्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अपूर्वा सिंह और एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करती हूँ करंट अफेयर्स के सेशन में। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, नवरात्रि 30 हमारा ऑफर चल रहा है तैयारी प्लस को परचेज करने के लिए। अगर आपने अभी तक तैयारी प्लस को परचेज नहीं किया है तो नवरात्रि 30 ऑफर को आप कूपन कोड को अप्लाई करिए और इस पर आपको मिलेगा 30% का ऑफ। तो तैयारी प्लस आपको मिलेगा सिर्फ 419 का। और इसके साथ साथ ऑनलाइन कोर्सेज जो है हमारे, उस पर भी अप टू 65% का ऑफ है, तो इसको भी आप बिल्कुल ऑफर को अवेल करिए। तो आज सबसे पहले हम बढ़ते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे पे। पर क्वेश्चन ऑफ द डे से पहले जो हमारा प्रीवियस क्वेश्चन था कि नेसेट किसकी नेसेट जो है बेसिकली वो किसकी संसद है, तो वो इजराइल की संसद है। काफी सारे स्टूडेंट्स ने करेक्ट आंसर दिया, तो वेरी नाइस स्टूडेंट्स। अब हमारा जो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है कि कैंडिडा ऑरिस विच हैज बिकम अ सीरियस ग्लोबल थ्रेट इज तो कैंडिडा ऑरिस जो कि एक गंभीर वैश्विक स्वास्थ्य खतरा बन गया है, यह क्या है? ये वायरस है, फंगस है, मच्छर है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये जो है एक फंगस है। आगे बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो एक डेडली फंगस है। ये डेडली फंगस है कैंडिडा ऑरिस, जो कि बेसिकली क्या है, एंटी फंगल जो आपके मेडिकेशंस हैं, ठीक है, उसके लिए रेजिस्टेंट है। रेजिस्टेंट का मतलब ये हो गया कि जो भी हमारी इस प्रकार की दवाइयां हैं जो कि फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए काम में आती हैं, तो उस पर ये काम नहीं कर रही है, उस पर ये असर नहीं कर रही है। मतलब वो मेडिसिन जो है वो इस फंगस पर असर नहीं कर रही हैं, इसलिए वो रेजिस्टेंट है ये फंगस जो है उन मेडिसिन के। ठीक है, तो जैसे कि हमको बुखार होता है तो हम एंटीबायोटिक्स खाते हैं। तो अब अगर वो एंटीबायोटिक्स ऐसी प्रकार का बुखार हो जाए जो कि उन एंटीबायोटिक्स से ठीक ही ना हो, उस प्रकार का ये एंटी रेजिस्टेंट जो है ये फंगस है कैंडिडा ऑरिस। अब इससे जो है 100 से ज्यादा इन्फेक्शंस का रिपोर्ट हो चुका है यूनाइटेड स्टेट्स में, और इसको सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने एक ग्लोबल इमर्जिंग थ्रेट कहा है। नाउ जो कैंडिडा ऑरिस है इसके बारे में हम अगर बात करें तो इससे काफ़ी ज़्यादा लोग बीमार पड़ चुके हैं और ये काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ में फैल चुका है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इजराइल एंड ऑल आर रिटन हियर। और इसके बारे में एक और इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो हमारे स्टैंडर्ड लैब मेथड्स होते हैं उनसे हम इसको फंगस को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो ये जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करिए। ये रीज़न है कि इसके एंटी रेजिस्टेंट होने का, क्योंकि ये बेसिकली अभी आइडेंटिफाई ही नहीं हो पा रही है हमारे स्टैंडर्ड तरीकों की वजह से। तो यहाँ पे हमको नाम क्या याद रखना है, कैंडिडा ऑरिस, और ये क्या है, एक फंगस है। आगे बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज़ डायरेक्टेड ऑल इंश्योरर्स टू नोटिफाई policyholder status of their claims at various stages of processing. What is the last date for the insurance companies to comply with the IRDAI new directives? तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एवं डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सभी बीमा कंपनियों को निर्देश दिए हैं कि वो पॉलिसी होल्डर्स को प्रोसेसिंग के विभिन्न चरणों में उनके दावों की स्थिति की सूचना दें। अब IRDAI के नए निर्देशों के अनुपालन के लिए बीमा कंपनियों के पास अंतिम तिथि क्या है? ऑप्शंस है 1 मई 2019, 1 जून 2019, 1 जुलाई 2019 या फिर 1 अगस्त 2019। तो यहाँ पर जो डेट है वो है 1 जुलाई 2019, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर 3 1 जुलाई 2019 यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। अब यहाँ पर न्यूज़ की तरफ हम बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, अभी क्वेश्चन पे ही हमारा क्लियर हो चुका कि डिफरेंट जो स्टेजेस हैं उनके क्लेम की, आपके पॉलिसी होल्डर्स की, आपने कोई पॉलिसी खरीद रखी है जीवन बीमा की, तो उस पर डिफरेंट जो भी स्टेजेस हैं उनके क्लेम के, उन सब के बारे में हमको पता होना चाहिए। ठीक, ये ऐसा IRDAI ने कहा है। ठीक है, अब इसके लिए जो लास्ट डेट है इसको इम्प्लीमेंट करने की वो है 1 जुलाई 2019। और खास करके जो हमारे हेल्थ इंश्योरेंस हैं उनमें, जिनमें थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर इन्वॉल्व है, उसमें ज़्यादा करके रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कंपनीज की कि वो नोटिफाई करें। नाउ इसका मेन पर्पस क्या है? इससे क्या होगा कि जिस तरीके से हम अपने मोबाइल में बैलेंस चेक कर सकते हैं, उसी तरीके से ये भी एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम बनाएगी यूजर और कंपनी के बीच में। जो इंश्योरेंस हमने पॉलिसी खरीद रखी है और जो कंपनी जिससे खरीद रखी है, उनके बीच में एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम को जन्म देगी।
ठीक। और ये जो है ऑलरेडी जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनमें ये फैसिलिटी ऑलरेडी है, तो इसलिए ये क्या है कि टेक्नोलॉजी अवेलेबल है तो ये इजीली इम्प्लीमेंट है। ना यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का नाम आया है IRDAI। तो ये IRDAI जो है ये एक ऑटोनोमस स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसका काम है इंश्योरेंस और री इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज जो इंडिया की है उनको प्रमोट करना और रेगुलेट करना। इसका हेडक्वार्टर जो लोकेटेड है वो है हैदराबाद में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, यूरोपियन यूनियन हैज एक्सटेंडेड द ब्रेक्जिट डेडलाइन अंटिल विच ऑफ द फॉलोइंग डेट। यूरोपीय संघ ने ब्रेक्जिट की समय सीमा निम्नलिखित में से किस तारीख तक बढ़ा दी है। ऑप्शन है हमारे पास में अगस्त 31, 2019, सितंबर 31, 2019, अक्टूबर 31, 2019 या फिर नवंबर 31, 2019। सो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है अक्टूबर 31, 2019, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। सो यहाँ पे हम लोग जरा एक्सप्लेनेशन की तरफ मूव करते हैं ना। यहाँ पे वर्ड देखिए आप क्या है, ब्रेक्जिट। तो ब्रेक्जिट जो वर्ड है वो बता रहा है आपका ब्रिटेन प्लस एग्जिट। ठीक है, तो ब्रिटेन की एग्जिट किससे, यूरोपियन यूनियन से, यूनाइटेड किंगडम की एग्जिट यूरोपियन यूनियन से, ये ब्रेक्जिट वर्ड का मतलब है। ठीक है, अब क्या है कि पहले तो ये बात देख लीजिए कि रेफरेंडम हुआ था 23 जून 2016 को जिसमें 51.9% पीपल ने वोट किया था यूरोपियन यूनियन से यूनाइटेड किंगडम के अलग होने के फेवर में। ठीक है, सो इससे क्या हुआ कि आर्टिकल 50 इन्वोक हुई और 2 साल का टाइम दिया गया इस एग्जिट के लिए, यूनाइटेड किंगडम की एग्जिट के लिए, जो कि होनी थी 29 मार्च 2019, 29 मार्च 2019 को। फिर डेडलाइन को बढ़ा दिया गया और डेडलाइन फिर कर दी गई 12 अप्रैल 2019 एंड नाउ द फाइनल डेडलाइन इज 31 अक्टूबर 2019। सो यहाँ पे बस न्यूज़ इतनी है कि डेट को बढ़ा दिया गया है। बाकी सारी जो डिटेल्स हैं वो आप PDF में देख सकते हैं। PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पे डिस्क्रिप्शन में आपको PDF का लिंक होगा। और इसके साथ साथ स्टूडेंट्स वन मोर थिंग कि अगर आपने अभी तक IAS की AIT नहीं दिया, आई एम श्योर आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होंगे जो 2019 IAS का एग्जाम दे रहे होंगे। तो गाइज जाकर के IAS की AIT दीजिए क्योंकि AIT के बेनिफिट्स बहुत हैं। आपको ऑलमोस्ट कि इतने सारे 1000 नंबर ऑफ पीपल वहाँ पे बैठ रहे हैं, AIT अटेम्प्ट कर रहे हैं, आपकी रैंक उसमें से जनरेट होगी, आपको रिजल्ट पूरा मिलेगा विद एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा। तो रियल टाइम एग्जाम फेस करने से पहले, मतलब जो आप एक्चुअल एग्जाम फेस करने से पहले एग्जाम के जैसा ही एग्जाम आप फेस करिए, बहुत ज्यादा बेनिफिट रहेगा उसका। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूनियन गवर्नमेंट ने एक हाल ही में ऐप लॉन्च किया है, जागरूक ऐप। अब इस ऐप का क्या पर्पस है, क्यों ये ऐप हेल्पफुल है। सो पहला ऑप्शन है एक्सेसिंग रियल टाइम कंज्यूमर फीडबैक ऑन क्वालिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ पावर फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री। सेकेंड ऑप्शन है प्रोवाइडिंग रियल टाइम डेटा टू हेल्थ ऑफिशियल्स इन केस ऑफ आउटब्रेक ऑफ अ डिजीज। थर्ड ऑप्शन इज प्रोवाइडिंग सब्सिडाइज रेट ऑफ डेली आइटम्स ऑन द ऐप, या फिर नन ऑफ देम। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि केंद्र सरकार ने जागरूक नामक एक नया ऐप लॉन्च किया है। यह निम्नलिखित में से किसमें मदद करेगा, देश भर में बिजली की गुणवत्ता और उपलब्धता पर वास्तविक समय उपभोक्ता प्रतिक्रिया प्राप्त करना, या फिर एक बीमारी के फैलने के मामले में स्वास्थ्य अधिकारियों को वास्तविक समय डेटा प्रदान करना, या फिर ऑप्शन नंबर 3 है ऐप पर दैनिक वस्तुओं की रियायती दर प्रदान करना, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 हमारा, एक्सेसिंग रियल टाइम कंज्यूमर फीडबैक ऑन क्वालिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ पावर फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री। न्यूज की तरफ हम बढ़ जाते हैं। तो जो न्यूज है हमारी यूनियन गवर्नमेंट ने हाल ही में लॉन्च करी है नई ऐप जिसका नाम है जागरूक ऐप, और ये आपको रियल टाइम कंज्यूमर फीडबैक डेटा प्रोवाइड करेगी, क्वालिटी और अवेलेबिलिटी ऑफ पावर फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री, यानी कि पूरे देश भर में जो उपलब्धता है पावर की उस पर और उसकी गुणवत्ता, इसके बारे में डेटा प्रोवाइड करेगी। ठीक है, इसका फीडबैक प्रोवाइड करेगी, नॉट डेटा एग्जैक्टली। सो यहाँ पे ये जो ऐप है इसको डेवलप किया गया है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के द्वारा, and will also have an automatic mode wherein electricity supply data will be collected during charging of the phone. Now ये जो पायलट प्रोजेक्ट है वो शॉर्टली लॉन्च किया जाएगा सभी यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स में।
और जैसे कि उड़ीसा, उत्तराखंड, असम, बिहार, इन सभी जगहों पे इनको लॉन्च किया जाएगा एज अ पायलट प्रोजेक्ट। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5 हमारा आज का सेशन का, कि साइंटिस्ट फाउंड अ न्यू स्टेट ऑफ फिजिकल मैटर रिसेंटली। The new state is solid and liquid at the same time. The new state is called. अब जो वैज्ञानिक है उन्होंने वैज्ञानिकों ने भौतिक पदार्थ की एक नई अवस्था की खोज की है जिसमें परमाणु एक साथ ठोस और तरल दोनों रूप में मौजूद हो सकते हैं। इस नई अवस्था को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है चेन मेल्टेड स्टेट, दैट इज श्रृंखला पिघलना अवस्था, मेल्टेड फ्रोजन स्टेट पिघली जमी अवस्था, नोजोलिक स्टेट या फिर नोजोलिक अवस्था, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, श्रृंखला पिघलना अवस्था। न्यूज की तरफ मूव करते हैं, तो साइंटिस्ट ने रिसेंटली डेवलप किए। देखो बेसिकली अभी मैं आप लोगों को एक चीज बताती हूँ, 3 ही स्टेट्स होती हैं हमारी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, 3 स्टेट्स होती हैं। अब ये जो चौथी एक नई स्टेज डेवलप करी है फिजिकल मैटर की, वो है आपकी चेन मेल्टेड स्टेट। अब इसमें क्या है कि लिक्विड और सॉलिड दोनों हो सकता है कोई भी एटम एक ही टाइम में। यानी वैसे तो हमको पता है ना कि अगर फॉर एग्जांपल बेसन के पकौड़े हैं, वो लिक्विड है जब तक, तो वो लिक्विड स्टेट में है, बट फिर जब आप उसको हीट अप करोगे वो सॉलिड हो जाएंगे, फ्राई करोगे तो वो सॉलिड स्टेट में आ जाएंगे। तो ठीक उसको जस्ट टेक एन एग्जांपल कि एटम्स भी इसी तरीके के होते हैं कि या तो वो सॉलिड स्टेट में रहेंगे, या फिर वो लिक्विड स्टेट में रहेंगे, या फिर वो गैसियस स्टेट में रहेंगे। बट यहाँ पे जो चेन मेल्टेड स्टेट है, इसमें न्यू जो एटम है वो सॉलिड और लिक्विड दोनों ही स्टेट्स में एक साथ हो सकते हैं। क्यों होता है ये? तो जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं एटम में, तो वो एक 2 इंटरलिंक्ड सॉलिड लेटाइज स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब जब केमिकल इंटरेक्शन होता है बिटवीन ये जो एटम है और एक लेटाइज के बीच में, ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जिससे कि जो आपका स्ट्रक्चर है वो हीट हो जाता है और एटम जो होते हैं वो मेल्ट हो जाते हैं। तो सॉलिड फॉर्म में रहते रहते जो स्ट्रक्चर है वो हीट हो जाता है। तो जो स्ट्रक्चर हीट हो रहा है वो तो आपका सॉलिड फॉर्म में रहेगा, बट बाकी के जो एटम्स है वो मेल्ट होकर के लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं। ठीक है, और अगर राइट कंडीशंस हुई तो फिर हाफ ऑफ डजन ऑफ एलिमेंट्स, आधे दर्जन से ज्यादा एलिमेंट्स जिसमें कि सोडियम बिस्मुथ भी शामिल हैं, वो इस नए डिस्कवर्ड स्टेट में एग्जिस्ट करने के लिए कैपेबल होंगे। और इसको किस तरीके से फाउंड किया गया? तो जब हाई प्रेशर और टेम्परेचर अप्लाई किया गया पोटाशियम पर, ठीक है, तो इसने एक ऐसी स्टेट को जन्म दिया जिसमें जो एलिमेंट्स हैं वो सॉलिड लेटाइज स्ट्रक्चर में पाए गए। ठीक है, सो ये इसके बारे में न्यूज़ थी। आपको स्टेट का नाम याद रखना है, चेन मेल्टेड स्टेट। आगे बढ़ते हैं, हमारा आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है जिसका आपको आंसर देना है इन द कमेंट सेक्शन, वो ये कि क्रिस्पर टेक्नोलॉजी, जिसको हम काफ़ी बड़ी न्यूज़ में देखते हैं, वो किस चीज़ से रिलेटेड टेक्नोलॉजी है? ऑप्शंस आर जीन एडिटिंग, कार्बन सिंकिंग, एफॉरेस्टेशन या फिर ओजोन प्रोटेक्शन। तो क्रिस्पर तकनीक जिसको हम अक्सर खबरों में देखते हैं, ये किस चीज़ में इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक है? ऑप्शन है जीन संपादन, कार्बन सिंकिंग, वनीकरण या फिर ओजोन संरक्षण। आपको इसका करेक्ट ऑप्शन कमेंट करके बताना है। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स, और पीडीएफ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिला हुआ है, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए। और सेशन को बिल्कुल लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अपने फीडबैक्स भी मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा आप लोगों को सेशन। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स एंड योर आंसर्स एज वेल, एंड डोंट फॉरगेट टू अटेम्प्ट द AIT of IAS. Thank you so much guys for watching.